सो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डेव और माइक दोनों ही ग्रीन ट्राइब के वास में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन लोगों की सबसे पहली मुलाकात होती है सैम के साथ में, जो कि उनसे ट्री हाउस में रुकने के लिए कहता है, जहां पर माइक एक छोटी सी बच्ची को अनजाने में ही एक जहरीला फूल दे देता है, जिससे कि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तो ओशन ट्राइब के सारे बंदे डेव और माइक के ऊपर भड़क जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग तो यहाँ के नहीं लगते, आखिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। तो डेव उन लोगों को समझाता है कि उस बच्चे को भूख लगी थी, इसीलिए हमने उसे वो फल दे दिया। तो ओशन ट्राइब का बंदा कहता है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते कि ब्लू मैंगो को कभी भी बच्चे नहीं खाते, और इतना याद रखना कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस बात से फिर माइक कहता है कि हमें सच में पता नहीं था कि इस फल को बच्चे नहीं खा सकते। तो वो लोग कहते हैं कि ये ब्लू मैंगो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये बच्चों की बॉडी को काफी हद तक डैमेज भी कर देता है, यहाँ तक कि इससे बच्चों की जान भी जा सकती है। जिसके बाद फिर डेव तुरंत ही उसी बच्चे के पास में पहुंच जाता है और उसकी बॉडी से अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी की मदद से उस पॉइजन को निकालने लग जाता है, जिसको देखकर बाकी के लोग तुरंत ही डेव के ऊपर तीर चला देते हैं, जिनका सामना करने के लिए तुरंत ही वहाँ पर माइक पहुंच जाता है और वो उनमें से किसी भी तीर को डेव को नहीं लगने देता। तभी और दूसरे बाकी के लोग भी उसके ऊपर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एंट्री होती है एल्डर की, जिसको देखकर वो सभी के सभी सिपाही रुक जाते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो फिर एक बंदा एल्डर को बताता है कि इन दोनों ने ही उस बच्चे को जहरीला फल दे दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई है और पता नहीं आप इन दोनों को क्यों बचाना चाहते हो। जिसके बाद फिर डेव अपनी काफी सारी ऊर्जा को उस बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, साथ ही साथ यहाँ के एनवायरनमेंट की भी काफी सारी ऊर्जा उस बच्चे की बॉडी में चली जाती है, जिससे कि वो थोड़ी ही देर में एकदम ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि उसका एक और कान भी अलग से आ जाता है, जिसको देखने के लिए फिर एल्डर तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाते हैं और फिर वो उन दोनों से ही कहते हैं कि अभी अभी ये तुमने क्या किया। तो डेव कहता है कि सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ जो हमने अनजाने में इस बच्चे को ब्लू मैंगो दे दिया, इसीलिए वो बाकी के लोगों से भी माफी मांगता है और कहता है कि अब मैंने इस बच्चे की ऊर्जा को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि अभी ऐसे फलों को भी आराम से खा पाएगा और यकीन मानिए कि आज के बाद इसको कभी भी ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। जिससे कि एल्डर उन दोनों से ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, इसीलिए वो उन दोनों से कहते हैं कि हमारे ग्रीन सी ऑफ लाइफ का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहे, और वो बाकी के लोगों से भी कहते हैं कि ये हमारे सबसे खास मेहमान है। तभी माइक वहाँ के एल्डर से कहता है कि मुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आपके यहाँ के बच्चे बहुत ही जल्द बड़े हो जाते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे 10 साल के होने से पहले ही सेकंड लेवल को पार कर लेते हैं, जिसके बाद फिर उन्हें एनर्जी में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो लोग ग्रीन सी ऑफ लाइफ का कल्टिवेशन करते हैं। साथ ही साथ वो उन दोनों को बताते हैं कि हमारे इस कबीले में मिलियंस ऑफ लोग शामिल हैं, जिसमें से चुनिंदा बच्चों को एनर्जी में ले जाया जाता है कल्टिवेशन करने के लिए। और वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, क्योंकि ग्रीन सी ऑफ लाइफ को पूरे दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है एनर्जी और दूसरी है आउटर सी, जिनमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एनर्जी के अंदर एक इनलैंड सी है जहाँ पर निरंतर प्योर एनर्जी ऑफ लाइफ बहती रहती है, और एनर्जी की जगह कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। यूँ समझ लो कि वो केवल 1% है आउटर सी का। तो माइक कहता है कि मेरे इस डेव को ऐसे ही किसी जगह की जरूरत है, लेकिन तभी डेव एन्चेंटर से कहता है हम तो यहाँ पर किसी और ही चीज को लेने के लिए आए हैं। माइक बताता है कि मुझे यहाँ पर मेरे ग्रेट एल्डर ने भेजा है, जो कि चाहते हैं कि मैं यहाँ से स्टोन ऑफ लाइफ ले जाऊँ। तो एल्डर बताते हैं कि भविष्यवाणी में ऐसा ही कुछ कहा गया था कि एक समय पर दो महान योद्धा आएंगे जिन्हें स्टोन ऑफ लाइफ की जरूरत होगी, इसीलिए मैं आप दोनों को ही एनर्जी में ले जाऊंगा। जिसके बाद फिर वो दोनों ही यहाँ से एल्डर के साथ में निकल जाते हैं और पानी के रास्ते से उन दोनों का ये काफी गजब का सफर शुरू हो जाता है। और रास्ते में माइक एल्डर से कहता है कि आप कहीं पुराने समय के एल्डर तो नहीं हो। एल्डर हंसते हुए उन दोनों से कहते हैं कि मैं भी उतना काबिल कहाँ हूँ कि मैं महान एल्डर बन सकूँ, मैं तो केवल इस ओशन के लोगों का ही एल्डर हूँ। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस ओशन के आउटसाइड में टोटल 108 एल्डर्स मौजूद हैं। वैसे अगर मेरे बारे में देखा जाए तो मैं काफी कमजोर एल्डर हूँ, और जो हमारे सबसे पुराने एल्डर निहाई थे वही तो इस ओशन क्लेन की असली ताकत है। और वैसे भी यहाँ के ज्यादातर मामलों को एनर्जी एल्डर के द्वारा ही सुलझाया जाता है, और अब वो तीनों ही फाइनली वहाँ पर पहुँचने वाले थे। एल्डर उन दोनों से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एनर्जी में जाने के लिए सबसे शानदार पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर वो तीनों ही लोग चले जाते हैं। और एल्डर उन दोनों से ही कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है इनर सीकर रिंग आइलैंड पर, और ये पूरा का पूरा आइलैंड ही पेड़ों से बना हुआ था, जिसका शेप रिंग्स की तरह नजर आता है, और इसी जगह से प्योर एनर्जी ऑफ लाइफ बहती रहती है। आइलैंड के किनारे तक पहुँचने पर माइक कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ट्रिप हो गई। और फिर एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि मेरा काम था तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का, और अब तुम लोगों को लेने के लिए एक यहाँ पर लड़का आएगा। और उन दोनों को यहाँ पर छोड़कर एल्डर तुरंत ही चले जाते हैं, जिसके बाद फिर वो लोग उस लड़के के साथ में जाने लगते हैं। तभी माइक उससे बड़ा भाई कहकर बात करता है। वो लड़का कहता है कि मुझे बड़ा भाई मत कहो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी ही उम्र का एक लड़का हूँ, साथ ही मैं तुम जैसा ही एक इंसान भी हूँ। जो सुनकर माइक तुरंत ही उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और रास्ते में वो लड़का उन
उन दोनों को ही बताता है कि वैसे मैं सेंचुरी से बिलोंग करता हूँ और कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से मुझे ग्रीन सी ऑफ लाइफ में आना पड़ा, और मेरी सबसे ज्यादा मदद तो की थी उन एल्डर ने, जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे इस ओशन क्लेन का सदस्य बनाया गया, और असल में तो मेरे शरीर में इंसानी खून ही है। तो फिर डेव लू युवान से कहता है, वैसे क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए कितना समय हो चुका है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से स्विंग करते हुए निकल जाता है। साथ ही डेव और माइक भी अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए उसी के पीछे पीछे चले जाते हैं, और रास्ते में माइक डेव से कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लड़का है तो एक इंसान, लेकिन फिर ये एनर्जी के एरिया में कर क्या रहा है। तो डेव कहता है कि हाँ सो तो है, और मुझे उम्मीद है कि इसकी ताकत भी हम लोगों के जैसे ही होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तरह और भी लोग यहाँ पर होंगे। इसके बाद फिर वो तीनों ही फाइनली एक बड़े से पेड़ के पास में पहुंच जाते हैं। इसको देखते हुए माइक कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई पेड़ हजारों मीटर ऊंचा कैसे हो सकता है। तो डेव कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे आइलैंड की ताकत इसी पेड़ के अंदर समाई हुई है, और फिर लू युवान उसी पेड़ के सामने बैठ जाता है। तो माइक कहता है कि क्या ये सबसे बड़े एन्शेंटर है। तो फिर अचानक से ही लू युवान उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।